इस देश की सबसे बड़ी डायमंड लूट के बारे में जीरो मैन साहब आपको उसके बारे में बताएंगे। पिछले 3000 साल से इंडिया इज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने कोहिनूर का नाम सुना होगा, डिसडेन का नाम सुना होगा। ऐसे कई पत्थर हैं जो हिंदुस्तान में पाए गए और हु बिकम द क्राउन ज्वेल ऑफ द सल्तनट्स। लेकिन ये हीरे कहां से आए, किसने निकाले, कैसे वहां तक पहुंचे, ये एक स्टिल अ मिस्ट्री। मुंबई को कहते हैं कि भाई सपनों की नगरी है, लेकिन मैं कहता हूँ पन्ना उससे भी बड़ी नगरी है। एनएमडीसी का मजगवा करके एक जगह है जो टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पड़ता है। वहां पे इनका प्लांट है जहां से अब तक वो पिछले 50 सालों में 13 लाख कैरेट डायमंड ऑन रिकॉर्ड निकाल चुके हैं। उसकी वैल्यू क्या बनती है? आई कैन नॉट कैलकुलेट। 2015 में एक मजदूर को हीरा मिलता है 50 करोड़ के आसपास, पटरी पे उसकी लाश मिली। इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इतने ज़्यादा अवैध कारोबार हो रहे हैं, इतने लोग गायब हो जा रहे हैं, इतना हीरा स्मगल हुआ जा रहा है, फिर सरकार उस पर कुछ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? जो सिंडिकेट है वो इतना पावरफुल है, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है कि वो पन्ना की माइन से वो हीरा बेल्जियम तक पहुंचा देते हैं विदाउट गवर्नमेंट ट्रेस। दोस्तों आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हुसैन जैदी आपके सामने एक बार फिर एक बहुत ही सेंसेशनल, धुआंधार और हैरतअंगेज़ कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहा हूँ वो मेहमान बहुत ही रहस्यमयी हैं, बहुत ही मिस्टीरियस हैं। फॉर इज़ ओन प्रोटेक्शन वी डिसाइडेड कि हम उनका फेस रिवील ना करें। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं और हमारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हम उनका असली नाम आपसे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कुछ भी बताएंगे वो एक एक पॉइंट, एक एक तथ्य जो है, फैक्ट्स जो हैं, साइटेड, एविडेंस्ड, रिकॉर्डेड, आर्काइव्ड हैं। इसलिए जो कोई भी चेक करना चाहे वो चीज़ों को उनके क्रॉस चेक और वेरीफाई कर सकता है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको ज़ीरो मैन के नाम से रेफ़र करेंगे ताकि लोग उनकी आइडेंटिटी तक न पहुँचें। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि इस देश में जो सच बोलता है उसको खामोश करने की कोशिश की जाती है। हम चाहते हैं हम सच बोलें और हम बोलते रहें और हमें कोई खामोश ना कर पाए। सो हियर आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड एंड एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनका नाम है ज़ीरो मैन। वेलकम जनाब, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हम आपसे आज डिस्कस करना चाहते हैं इस देश की सबसे बड़ी डायमंड लूट के बारे में। जी हाँ, हीरों की सबसे बड़ी चोरी जो इस देश में होती है, ज़ीरो मैन साहब आपको उसके बारे में बताएंगे। तो आप कुछ बता सकते हैं एक ब्रीफली कि क्या ये स्कैम है और ये क्या चल रहा है और कितना करोड़ों का व्यापार है ये और कहाँ कब से हो रहा है? तो जैसा आपने बताया कि ये ग्रेट डायमंड लूट है, मैं पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग इनटू टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स डायमंड। पिछले 3000 साल से इंडिया इज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने कोहिनूर का नाम सुना होगा, डिसडेन का नाम सुना होगा। ऐसे कई पत्थर हैं जो हिंदुस्तान में पाए गए और हु बिकम द क्राउन ज्वेल ऑफ द सल्तनट्स। लेकिन ये हीरे कहां से आए, किसने निकाले, कैसे वहां तक पहुंचे, ये एक स्टिल अ मिस्ट्री। जैसे हिंदुस्तान के बाद कनाडा, रशिया, अफ्रीकन कंट्रीज में डायमंड की खोज हुई और बड़े पैमाने पे, आज बड़े स्केल पे वहाँ डायमंड एक्सकेवेशन होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। आप देखेंगे कि कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो इनके डार्क अंडरबेली और जो इलीगल माइनिंग है और जो स्मगलिंग है उसको लेकर के। लेकिन उसमें आपको हिंदुस्तान कहीं नहीं दिखेगा। ऑल्दो इंडिया इज अ रिच सोर्स ऑफ डायमंड अक्रॉस एशिया, रशिया के बाद इकलौता सोर्स हमारा इंडिया है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में डायमंड 3 जगह पाए जाते हैं। एक है मध्य प्रदेश का पन्ना, एक है आंध्र प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। अच्छा, कितना बड़ा टर्नओवर है ये, कितना बड़ा बिजनेस है ये? मैं सिर्फ अगर पन्ना की बात करूं तो लगभग 90% डायमंड जो हिंदुस्तान में निकलते हैं वो सिर्फ पन्ना में निकलते हैं। अच्छा, कहाँ है पन्ना ये? ये पन्ना है मध्य प्रदेश से लगभग
350 किलोमीटर दूर यूपी से सटे बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश किस शहर से 350 किलोमीटर दूर? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल से जी। जो स्टेट कैपिटल है उससे लगभग 350 किलोमीटर दूर ये पन्ना है। अच्छा। चूंकि यहाँ डायमंड है और इसको नहीं चाहते थे ये लोग कि ये बहुत लाइट में आए, हाईलाइट हो। इवन आफ्टर 75 इयर्स रेलवे नहीं है वहाँ पे, आज तक वहाँ ट्रेन नहीं पहुँची? आज तक ट्रेन नहीं पहुंची। आपको उसके कस्बे ज्यादा डेवलप दिखेंगे, शहर कम डेवलप दिखेगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि दे ऑलवेज वांटेड टू कीप द सिटी श्राउडेड इन द डार्क, ताकि वहां पे लोग ना आए। बाहर के लोग आएंगे, नई चीज है उनके लिए। हीरा इज अ वेरी ल्यूसिव डायमंड, जी। मतलब स्टोन, तो उनके लिए एकदम से नई चीज होगी और दे मे स्टार्ट गोइंग टू एक्सप्लोर इट। जी। तो इसलिए इसके बारे में बात उसको उतना डेवलप नहीं किया गया, उसको अंडर डेवलप रखा गया। और इनके अगर इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूं सो 2-3 तरीके से मध्य प्रदेश में डायमंड की खुदाई होती है। 90% लगभग, जैसा मैंने बताया कि इंडिया में डायमंड सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलते हैं, पन्ना में मिलते हैं। एक वॉल्केनिक करप्शन हुआ हजारों साल पहले और वहां से एक किम्बरलाइट पाइप बनी जिससे हीरा का एक्सकेवेशन 1962 से 1968 से एनएमडीसी कर रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वही एनएमडीसी छत्तीसगढ़ में भी हीरे निकालता है। एनएमडीसी का मजगवा करके एक जगह है जो टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पड़ता है, वहां पे इनका प्लांट है जहां से अब तक वो पिछले 50 सालों में 13 लाख कैरेट डायमंड ऑन रिकॉर्ड निकाल चुके हैं। 13 लाख कैरेट, उसकी वैल्यू क्या बनती है? आई कैन नॉट कैलकुलेट। एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताइए। इट इज इन बिलियंस। अच्छा। और इसकी ऑनलाइन ऑक्शनिंग होती है एंड इसका एक्सकवेशन होता है और इसकी पॉलिशिंग से लेके सारा काम होता है। आज़ादी से पहले पन्ना इज अ रिच सोर्स ऑफ डायमंड। वहाँ पे वो तब से वो रॉयल फैमिली के हाथ में था। आपने सुना होगा पन्ना रॉयल फैमिली, तो वो उनके अंडर में था। और वहाँ पे कानून ये भी था कि 5 कैरेट से ज़्यादा का ऊपर हीरा जिसको मिलता था वो रॉयल फैमिली अपने पास सीज कर लेती थी। आज़ादी के बाद सरकार ने एक डायमंड विभाग बना दिया और वो जो सारी ज़मीनें जो जहाँ पे हीरा मिलता था उसको मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत करके उसमें एक्सकेवेशन, आम आदमी को एक्सकेवेशन के लिए अलाउ कर दिया। उसका तरीका ये था कि लगभग 200 रुपये दे करके आप पर्ची कटा सकते हैं एंड यू कैन एक्सकेवेट इन 200 by 200 एरिया, स्क्वायर फीट एरिया, बिना किसी तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके। आप कुदाल खंती का इस्तेमाल कर सकते हैं और करके आप एक्सकेवेशन करें वहाँ पे। सो ये एक तो एनएमडीसी है जहाँ डायमंड निकल रहा है। दूसरा तरीका ये सरकारी था और तीसरा तरीका ये है कि जो आदमी के पास प्राइवेट ज़मीन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पन्ना में सिर्फ जो जहाँ पे डायमंड है वो सिर्फ सरकार के पास वो ज़मीन है। देयर आर एकर्स ऑफ प्राइवेट लैंड जहाँ पे डायमंड है, क्योंकि वो एक्सप्लोजन हुआ। अच्छा। और डायमंड हर जगह फैला, कुछ सरकार के पास है, कुछ कहीं है तो कुछ कहीं है, तो ऐसे करके प्राइवेट ज़मीन है तो वो उनको भी लाइसेंस लेना होता है हीरे निकालने के लिए। अच्छा। बट देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स कि आप बड़े मशीनों का इस्तेमाल ना करें, इतना ही आप कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसमें ये आया जब 1993 में जी पन्ना को में नेशनल टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। जी 1970 के आसपास जब पूरे देश में टाइगर कम होने लगे तो ये बात कही गई कि भाई टाइगर्स को बचाया जाना चाहिए। जी और वहाँ के जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे, वाज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने प्रपोज किया कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना का जो जंगल है जी उनको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। जी And in 1993, the government of India notified it as a 22 national park जी of India और वहाँ पे टाइगर्स छोड़े गए। इट बिकम अ प्रोटेक्टेड एरिया। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि जो फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री थी पन्ना की, जी पन्ना के हीरे दुबई और बेल्जियम तक जाया करते थे उस दौरान भी, और वहाँ का पत्थर, दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स जो कि एक डायमंड की खुदाई का बाय प्रोडक्ट है, पत्थर। जी। आपको जान के हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा में भी पन्ना के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अच्छा। तो इस बुर्ज खलीफा दुबई वाला जो है बड़ा सा टावर है। बिल्कुल। तो पन्ना के पत्थर इतने वैल्यूबल है और डायमंड्स की तो जेन्युइन भी है।
डायमंड्स की तो क्या ही कहना है। लेकिन जो ऐसे ही नेशनल पार्क घोषित हुआ, ऑल द माइंस विच आर बीइंग ऑपरेटेड, डायमंड हो चाहे वो पत्थर की हो, वो सरकारी जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गए और इट्स बिकम प्रोहिबिटेड टू डिग। अब कुछ जगह बची। यानी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इट वाज प्रोहिबिटेड, गवर्नमेंट के लोग इसको डिग कर सकते हैं, एक्सकेवेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स अ प्रोहिबिटेड लैंड जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर आ रहा है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इट्स प्रोहिबिटेड टू रन एनी काइंड ऑफ एक्सकेवेशन इनसाइड दिस फॉरेस्ट एरिया। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि वो जो सारा का सारा एरिया था जो डायमंड रिच लैंड्स थे, वो सब टाइगर रिजर्व में चले गए। अब जो कुछ थोड़ी सी जगह बची, अब बचती है प्राइवेट, और जो कुछ थोड़ी सी जगह जो सरकार के पास बची हुई थी, जी। जैसे सरकोहा, कृष्णा, कल्याणपुर, ऐसे करके कुछ जगह है, पैचेस है, जी। जहाँ पे आप 200 रुपए का लाइसेंस दे करके यू कैन एक्सकेवेट डायमंड्स। 200 रुपए का लाइसेंस बना के आप डायमंड तलाश कर सकते हैं। हाँ, 200 रुपए की पर्ची बनेगी, 1 साल के पास आपके पास लाइसेंस होगा। लाइक हीरा खोदने के लिए, खोजने के लिए। जी हाँ, इट्स कॉमन, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, इवन यू कैन गो एंड स्टार्ट डिगिंग फ्रॉम टुमारो। 200 रुपए में 200 रुपए में हीरा। और अगर आपको वो हीरा मिलता है तो आप जाकर के हीरा विभाग को जमा करते हैं। हीरा विभाग उसकी ऑक्शनिंग करता है साल में 4 बार, जी। जो भी हीरे उनके पास जमा होते हैं, और 12% का टैक्स काटने के बाद उसको पैसा वापस कर दिया जाता है। अभी लेटेस्ट में एक हीरा बिका है 2 करोड़ 15 लाख में, 2 करोड़ 15 लाख, इन दिसंबर 2024। यानी 200 रुपए दीजिए और 2 करोड़ का हीरा हासिल कीजिए। बिल्कुल। मुंबई को कहते हैं कि भाई सपनों की नगरी है, लेकिन मैं कहता हूँ पन्ना उससे भी बड़ी नगरी है। हीरो की नगरी है। वो हीरो की नगरी है, ये हीरो की नगरी है, वो हीरो की नगरी है। सही बात है। और कैसे आप अगर देखेंगे कि वो जो 2 करोड़ का हीरा जिसको मिला, वो दूध बेचने वाला अच्छा। है ना, और वो उसकी जमीन थी जिसपे उसको मिला, और ये उस पे हीरे मिले। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि इलीगल माइनिंग, जी। जिससे कैसे पन्ना के खदानों से हीरा निकल के जी कलकत्ता, मुंबई और सूरत के रास्ते दुबई और बेल्जियम जाता है। अच्छा। पन्ना में लगभग 1000 से 1500 के आसपास माइंस है। 1000 के 1500 छोटे से कस्बे में। जी, उसकी वजह ये है, और ये जो 1000 से 1500 में बात कर रहा हूँ, इसका आपको 70% इलीगल माइंस है। अच्छा। क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एरिया में है, जी। या तो प्राइवेट जमीनों में है, जी। या तो वो फिर टाइगर रिजर्व के कोर जोन में है। इवन जो एनएमडीसी जो हीरा निकाल रही है, वो भी टाइगर का कोर जोन है। जी। लेकिन चूंकि हीरा ज्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए उनको परमिशन दी जा रही है और वहां निकाला जा रहा है। जी। लेकिन उसके आसपास के जो एरियाज है, हीरा वहां भी है, जी। तो वहां पे लीगली आप नहीं निकाल सकते। सो देयर इज ओनली वे टू इलीगली डिग एंड एक्सकेवेट डायमंड्स। अच्छा। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना बड़ा रैकेट है। जी। 2015 में एक मजदूर को, जो वहाँ आदिवासी मजदूर हैं, उनको एक हीरा मिलता है लगभग 72 कैरेट का। जी। अगर आप कहें तो एक मुट्ठी में हमारी जो आ जाए, कि अगर हम पकड़ें तो इस तरफ से और इस तरफ दोनों तरफ से, देखिए वो इतना बड़ा हीरा था। अच्छा, क्या वैल्यू होती है उसकी 72 कैरेट की? लगभग अगर हम मार्केट में ऐसे देखें तो लगभग 50 करोड़ के आसपास, 50 करोड़ का के आसपास का वो हीरा इतनी मुट्ठी में आया हुआ। जी जी। रॉ रॉ अनफिनिश्ड वन मिला। तो यानी फिनिश्ड वाला जो है वो कितने का, ज्यादा ही होगा? जो हीरे बिकते हैं वो रॉ बिकते हैं। अच्छा। और जो पॉलिशिंग और फिनिशिंग वो बायर्स के ऊपर होता है कि वो उसका क्या बनाना चाहता है, जी। और उसको वो कहाँ प्रोसेस करना चाहता है। प्रोसेस सूरत में भी होता है, मुंबई में भी होता है, कोलकाता में भी होता है, और बेल्जियम में भी होता है। दुबई में सिर्फ दुबई जस्ट फॉर मार्केटिंग। ओके। 72 कैरेट का लगभग हीरा मिला। जी। और उसने मजदूर जो 200 रुपए की रोज कमाई करता था, उसने वो 50 करोड़ का हीरा हल्की यादव, जो कि वहां का उस खदान का मालिक था। क्या नाम था उसका? हल्की यादव। हल्की यादव। हाँ, उसके हाथ में उसने दिया, और ये कहते हुए कि भाई ये हीरा मिला है। तो हल्की यादव को अंदाजा था कि इसको क्या मिल गया है। जी। दैट वाज द बिगेस्ट डायमंड डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी। लेकिन जैसे ही ये बात मार्केट में फैली और डायमंड ट्रेडर्स के बीच फैली, उन्होंने एक होड़ सी मच गई कि कौन उसको खरीदेगा। अच्छा। लगभग एक हफ्ते तक ये कहानियां चौक चौराहों पे सबको
सबको पता चल गई, जी। बट इट वाज नेवर इन द पब्लिक डोमेन। अच्छा, तो सिर्फ पन्ना में कि पन्ना के बाहर? अभी सिर्फ पन्ना की बात हो रही है। अच्छा। अब उसके 2 हफ्ते बाद एक वहां के जर्नलिस्ट नदीमुल्लाह खान, जी। उन्होंने एक खबर छापी, उस आदमी का इंटरव्यू किया, उस लड़के का इंटरव्यू किया जिसको वो हीरा मिला था, जी। और ही मतलब कंफर्म्ड कि हाँ उसने वो हीरा हल्की यादव के हाथ में सौंपा था। जी। उसके बाद से एकदम से हंगामा मच गया। हिंदी अखबार? हिंदी अखबार? हिंदी अखबार। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वोक अप, अच्छा। पॉलिटिशियंस वोक अप, every section of the society began talking about and questioning about कि हीरा कहाँ गया, हीरा कहाँ गया। एंड मामला इतना बढ़ गया कि वहां के जो विधायक थी कुसुम मेहंदिले, जी। शी रोट अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी। कि भाई इतना बड़ा हीरा मिला है और 2 हफ्ते हो गए अब तक पता ही नहीं कि कहाँ है हीरा। जी। सो व्हेन पुलिस स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस, और वहाँ के लोकल्स से लेकर के जर्नलिस्ट सारे जब इस चीज को खोजने लगे, हल्की यादव के घर पहुंचे, तो हल्की यादव वाज नॉट फाउंड। उसके घर के चारों तरफ आर्म्ड मेन वर स्टैंडिंग विद द गन्स। जी। वो हल्की यादव वाज अ फार्मर, अच्छा। अ लैंडलॉर्ड, लेकिन उसके पास प्राइवेट गार्ड्स जी। हीरा मिलने के 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसके पास थे। सो ये बताया, घर वाले ये बता रहे थे कि ही इज वेंट टू जबलपुर, जो कि लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है, वहां इलाज के लिए गया है, अभी ये घर पे नहीं है। और वो उस दिन है 2015 का और आज का दिन है ना। डेज टर्न इनटू वीक्स, वीक टर्न इनटू मंथ, मंथ टर्न इनटू ईयर, इट्स डिकेड नाउ। 10 साल हल्की यादव हैज डिसअपीयर्ड, गायब हो गया है। वो 50 करोड़ का हीरा मिलने के बाद से वो गायब हो गया है। यस, देयर आर 2 थ्योरीज जी। कि या तो हल्की यादव को मार करके वो हीरा ले लिया गया, जी। या तो फिर हल्की यादव हैज माइग्रेटेड टू मुंबई और दुबई। जी। उसने 1 करोड़ में वो हीरा बेचा एंड ही सेटल्ड इधर इन मुंबई और दुबई। यानी उसकी डेड बॉडी या कोई अवशेष नहीं देयर मिले? इज नो एविडेंस टू सजेस्ट कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। जी। एंड ही इज नॉट द ओनली वन जो हीरा और इसके साथ डिसअपियर हुआ है। जी। देयर आर मेनी ट्रेडर्स जो एक सोनी करके एक बड़ा ट्रेडर था, जी। हीरा लेकर के वो मुंबई आ रहा था, जी। ट्रेन पटरी पे उसकी लाश मिली लगभग 15 से 30 किलोमीटर दूर। कितने का हीरा लेके आ रहा था वो? मतलब दिस इज नॉट टू बी दिस हैज नेवर बीन डिस्क्लोज्ड कि उसके पास कितने का हीरा था। जी। बट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायमंड ट्रेडर्स ऑफ पन्ना, और वो रातों रात वो उसको कुछ मिला और ही वाज इन रूट टू मुंबई, जी। और वो रास्ते से लापता हो गया। ए डे आफ्टर उसकी लाश मिली जी। ऑन द रेलवे ट्रैक। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। वो जो घटना मैंने सुनी थी कि एक शख्स को जो बॉम्बे बेच रहा था, हाँ, पूरे परिवार को उसने खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो मैं मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायमंड का ट्रेड वहां पे इतना स्ट्रांग है जी। कि चाहे वो हल्की यादव जैसे लोग हों, चाहे वो सोनी जैसे ट्रेडर्स हों, या फिर और भी लोग हों, वो या तो गायब हो जाते हैं या तो मार दिए जाते हैं। जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1997 की एक घटना है। जी। एक रमेश जड़िया, सो जड़िया इज बेसिकली सोनार कम्युनिटी जी। विच कनेक्ट देयर लीनिएज टू रॉयल फैमिली, कि उनके जौहरी थे जी। और हीरा का काम करने वाले। देर द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड कि भाई यहाँ हीरा मिलता है, और इसीलिए उन्होंने एक अपना अलग नाम रखा, जड़िया। जी। दे वर नोन एज ए जड़िया। तो पन्ना के कई लोग आपको जड़िया नाम के साथ मिल जाएंगे। जड़िया मीन्स दोज हु वर्क इन डायमंड्स, जी। नॉट जस्ट ज्वेलरीज। तो उनके पास ये हीरा, मतलब उनका ट्रेड था। मुंबई में उनकी एक प्लांट था, पॉलिशिंग प्लांट, जहाँ पे वो अपना प्लांट चलाते थे, और जो पन्ना से हीरा निकलता था उसको वो यहाँ पॉलिश करवाते थे, एंड देन वो आगे की तरफ जाता था। 1997 की घटना। उनका एक टोटल 3 भाई थे, उनके मंझले भाई, कि उनको एक सपना आया कि घर के अंदर तुलसी का एक पेड़ है, उसके नीचे हीरा है। He was seeing for very long time, he was seeing a sight in dreams, and when one day when he dug up the area, उसको सच में कुछ मिला। जी। He didn't reveal, he rushed to Mumbai, कि भाई को, बड़े भाई को दिखाते हैं, बड़ा भाई प्लांट चलाता है और इसको हम लोग ऊंचे दाम में बेचेंगे। जी। भाई ने हीरा देखा और कहा कि यार ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, एक काम करो तुम पन्ना जाओ, हम देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो। और
उन्होंने एक काम ये भी किया कि आसपास के जितने मुंबई के ट्रेडर्स थे हीरे के, सब में उन्होंने ये मैसेज पास कर दिया कि दिस इज माई, और इसको कोई नहीं खरीदेगा. सो दिस इज अ अनरिटन कोड बिटवीन द ट्रेडर्स कि कोई किसी का कस्टमर है तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो 2 रुपए की बात नहीं है. और जब किसी का भाई हो तो वो बाकी ट्रेडर्स ने वो बात मान ली. द डे ही रीच्ड पन्ना, जी उसके घर पे अटैक होता है. 4-5 लोग आते हैं और 6 लोगों को घर के मार देते हैं, जी जिसमें वो जिसको हीरा मिला था वो, जी उसकी बच्ची 7-8 साल की, उसकी वाइफ, माँ, बहन एंड जो डोमेस्टिक हेल्पर थी. पूरे परिवार की हत्या कर दी गई पूरे परिवार की हत्या कर दी गई. एंड एक हीरे के लिए. आज भी वो घर वहीं पे है. अगर आप पन्ना जाएंगे तो प्राणनाथ इज अ लोकल डाइटी देयर. जी उनके घर, उनके मंदिर के जस्ट बगल में ये घर आज भी खड़ा है. जी और 1997 में ये मामला हुआ, घर के 6 लोगों का कत्ल कर दिया गया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज ये की कि घर में कुछ लोग घुसे और चोरी की नियत से घुसे थे जी और इन्होंने मर्डर कर दिया. क्या चोरी की नियत से घुसे थे, इस बात का क्लैरिफिकेशन कभी पुलिस ने नहीं दिया. अच्छा. जांच हुई 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उनको कोर्ट ने लोअर, चूंकि मामला इतना हीनियस था और मध्य प्रदेश के लिए एकदम से नई बात थी, जी तो लोकल कोर्ट ने लगभग सबको फांसी की सजा सुनाई जी विद इन 2-3 days of the incident, 2-3 years of the proceeding, court proceeding. मतलब पकड़े गए थे वो लोग. वो पकड़े गए. ये बात निकल करके आई कि ये वो लोग हैं जो इलीगल, जो घर में घुस करके चोरी करने की नियत से घुसे थे, और ही इज द मैन बिहाइंड इट, क्योंकि उस दिन वो पन्ना में पाए गए, उसके एक दिन पहले वो मुंबई में थे. जी और पुलिस ने मामला दर्ज किया और करीब 5 लोगों को उनके आरोपी बनाया. उसमें जो 2-3 उनके और दोस्त थे, उन सब लोगों को 3-4 साल ट्रायल चला. ट्रायल चलने के बाद उनको बहुत आजीवन कारावास और कैपिटल पनिशमेंट टाइप की सजाएं सुनाई गई. जी 2007 में 2008 में उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि जांच फिर ठीक से नहीं हुई है, पुलिस फिर से री इन्वेस्टिगेट कर और उन सबको बरी कर दिया गया. अच्छा. सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस कार्टेल, जी कि कैसे ये कार्टेल काम करता है और कैसे, कितना पावरफुल है ये कार्टेल, जी कि इवन दे कैन गेट रिड ऑफ केस जिसमें 6 लोगों का मर्डर हुआ हो, अपने घर के लोगों का. जी और आज भी अगर आप जाएंगे पन्ना के लोगों से बात करेंगे, सो देयर इज अ ट्रू थ्योरी कि हाँ वो उसका कोई हाथ नहीं था, जी और एक कहते हैं कि हाँ उसका ही हाथ था. वो कोई जानता ही नहीं था कि किसी को हीरा मिला. देयर वाज नो अदर पर्सन जो भाई के अलावा जानता हो कि उसके पास हीरा था. जी तो ये 2 थ्योरी आज भी वहां पे चलती हैं. सो ये एक, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हीरा वहां पे कितना प्रीशियस है और किस तरह से उसको वहां पे मैनेज किया जाता है. तो ये हीरे, मतलब अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन है कि कितने हीरे इतने वक्त में मिले हैं, कितनों को मिले हैं, कितने करोड़ों में ये फाइंडिंग्स, ये डिस्कवरी हुई है? कोई अंदाज़ा, कोई अप्रॉक्सीमेट फिगर, कोई रिसर्च? ऐसी कोई रिसर्च वहां पे नहीं है जिससे इस बात को साबित किया जा सके कि इलीगल मार्केट कितना बड़ा है. लेकिन मैं लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल ब्यूरोक्रेट्स और एक्टिविस्ट, इवन डायमंड माइनर्स से की अगर मैं बात करूं तो उनका ये है कि लगभग, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कि 1000-1500 के आसपास माइंस वहां चलती हैं. जी और इसमें से कुल 10 से 15% माइंस ही ऐसी हैं जो लीगल हैं, और लीगल माइंस का ही डायमंड सरकार के पास जमा हो सकता है. जी लेकिन जो इलीगल है वो कैसे बिकेगा? जी दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. वो क्या रूट है, क्या सिंडिकेट है, कैसे काम करता है. जी सो मैं उसके बारे में बारी बारी बताना. वही बेसिकली सिंडिकेट और कार्टेल हम उसके जानना चाह रहे हैं. बिल्कुल. जी तो मैं पहले सिंडिकेट के बारे में बताता हूँ. सबसे पहले आते हैं वहाँ के लोकल्स, जो जड़िया कम्युनिटी मैंने आपको बताई. उसके अलावा दीक्षित कम्युनिटी है वहाँ पे. जी तीसरी कम्युनिटी वहाँ पे है वो बंगाली कम्युनिटी है. अब पन्ना में बंगालीज कहाँ से आ गए? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. जी 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ जी और बहुत सारे माइग्रेंट्स हिंदुस्तान आए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग जगहों पे लोगों को बसाना शुरू किया. जी उसी सिलसिले में पन्ना में भी लोग बसाए गए. उनको 5-5 एकड़ जमीनें दी गई फॉर द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और उनको बसाया गया. आज वो एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है, और इट्स अ रिच, इट इज अ लैंड विथ रिच डायमंड. जी
उनको जब ये फैक्ट कुछ दिन बाद पता चला, दे वर माइग्रेंट्स, उनको कुछ पता ही नहीं था, दे हैव नथिंग एट देयर डिस्पोजल। जी जब उनको पता चला कि यहाँ हीरा निकलता है, दे स्टार्ट डिगिंग अप, जी और वहां से उनकी किस्मत बदली और आज वो एक बहुत बड़े ट्रेडर्स है जी इलीगल डायमंड माइनिंग के, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। तो ये 3 लॉबी है जो मेजरली वहां पे काम करती है, और ये लॉबी अब हर गांव में अपने अपने एक एजेंट्स इन्होंने रखे हुए हैं, जिनका काम ये होता है कि जिसके भी नजदीक, गांव के नजदीक इलीगल माइन चल रही है या लीगल माइन चल रही है, कीप ए टैब ऑन देम। अगर वहां से कुछ भी मिलता है, इंश्योर कि वो माल मेरे पास सीधा आना चाहिए, बिकॉज ए कट थ्रोट कंपटीशन, और 5-10 लाख रुपए की बात नहीं, इट्स इन मिलियंस एंड बिलियंस। अच्छा तो एजेंट वहां गांव के लेवल पर रखे जाते हैं, ये लोग रखते हैं, और जैसे ही कोई हीरा मिलता है वो एजेंट सीधा इनके पास आता है, उसकी डायमंड की वैल्यू तय की जाती है कि हाँ ये इतना का है, और वो एक रेट बताता है कि अच्छा ये इतने कैरेट का, इतने सेंट का है। तो फॉर एग्जांपल 1 कैरेट का है, तो 1 कैरेट का है तो तुमको इसका हम 60,000 दे सकते हैं, तुमको 70 से ऊपर कोई देता है तो दे देना। जी और वो मार्केट में घूमता है 4 जगह, लेकिन ये बात विद इन ट्रेडर्स, ये बात पहले ही सर्कुलेट कर दी जाती है कि दिस इज माय क्लाइंट, मैंने इतना रेट बताया, इससे ज्यादा कोई नहीं बताया। अच्छा इट्स अ वेरी क्लोज कम्युनिटी एंड दे लुक आफ्टर ईच अदर। इसीलिए आज भी 70 साल बाद भी उनकी वो सिंडिकेट थ्राइव कर रहा है। इट्स हिडन एंड इट्स मतलब एक क्लैंडस्टाइन रिवर है जो लीगल diamond डायमंड्स की mafia. फ्लो कर रही है, द डायमंड माफिया। एग्जैक्टली, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सो दिस इज द वन वे टू डील विद द इलीगल ट्रेड। दूसरा तरीका यह है कि द ट्रेडर्स फ्रॉम मुंबई एंड सूरत, ये अपने एजेंट्स को वहां रखते हैं। जी दे स्टे इन होटल्स या तो फिर रेंटल स्पेस में, और दे क्रिएट देयर ओन नेटवर्क जी ऑफ मिडिलमैन, कि भाई अगर तुमको कहीं हीरा मिलता है तो मुझे बताना। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द लोकल्स एंड आउटसाइडर्स, है ना। जो हाई रेट देता है वहां वो मिलती है चीजें, लेकिन मोस्टली ट्रस्ट चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो लोकल्स इस बात का काफी ख्याल रखते हैं। तो ये दिस इज हाउ दिस, मतलब हीरा खदानों से, मिट्टी के खदानों से निकल करके ट्रेडर्स तक पहुंचता है। अब ट्रेडर्स से ऊपर कैसे जाता है? ट्रेडर्स हैव अ वेरी चेन ऑफ नेटवर्क्स जी फ्रॉम मुंबई, सूरत एंड कोलकाता। सो जो बंगाली माइग्रेंट्स जो सारे के सारे हैं, वो कलकत्ता में कब वाला रूट अपना इस्तेमाल करते हैं, और मुंबई और सूरत के लोग ये जो है ये इन 2 रूट को बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। जी तो ये रूट, ये यहाँ से ये आता है, सूरत में पॉलिश होता है, पॉलिश होने के बाद वो बेल्जियम और दुबई की तरफ जाता है। तो अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई डायमंड तो आपने ले लिया, इलीगल है, उसको खरीद भी लिया, लेने के बाद नाउ यू आर, आप इसको सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अगर 1 कैरेट का डायमंड है तो 15 से 20 हजार रुपए को लगता है सर्टिफिकेशन में, जी जबकि वो इट्स अ प्रोसेस। लेकिन चूंकि ये नेटवर्क इतना पावरफुल है कि बहुत आसान है इलीगल डायमंड का सर्टिफिकेशन करा देना, और उसको सर्टिफिकेशन वंस इट इज सर्टिफाइड, आप उसको कहीं पे भी किसी भी मार्केट में इंटरनेशनली उसको आप बेच वो चाहे वो इलीगली प्रोक्योर्ड हो। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक ऑफिसर थे मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने 2017-18 के दौरान ये बात कही, और जिससे काफी हंगामा मचा कि पन्ना में जो हीरे पाए जाते हैं लगभग 70 से 80% इलीगली बेचा जाता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पन्नास डायमंड की कोई ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा है, अच्छा एडमिट कर रहा है कि हाँ इलीगली चलता है। लेकिन चूंकि कार्टेल इतना पावरफुल है कि कोई भी किसी पोजीशन पे रहे, दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन टू देम। तो ये एक चेन ऑफ नेटवर्क्स है, और जिसके तहत ये काम होते हैं, और इस तरह से इलीगली तो ये सारे हीरे स्मगल होके बाहर भी जाते हैं? बिल्कुल दुबई में, बेल्जियम में, गल्फ में, यूएस वगैरह में, यहीं से जाते हैं? बिल्कुल। ऐसी कोई स्टडी है या ऐसा किसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है ये बातें? जी, मैंने कई ट्रेडर्स से बात की। एक ट्रेडर मुझे मिले पन्ना के, जिनका बेल्जियम में कंपनी चलती है। जी उन्होंने मुझे ये बताया कि कैसे वो यहाँ से डायमंड मुंबई और सूरत के थ्रू
एंट्रोप करके एक शहर है बेल्जियम का, जी जहाँ पे जो कि हब है, जी एंड सूरत, मुंबई एंड एंट्रोप, दीज आर थ्री मेजर डायमंड सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे डायमंड की पॉलिशिंग होती है. इंडिया इज द मोस्ट चीपर ह्यूमन रिसोर्स चूंकि यहाँ पे है, जी तो यहाँ पे ज्यादा उसका काम होता है. और अब मैं इसका एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ कि जब से ये गल्फ में जी और ये रशियन वॉर शुरू हुआ है यूक्रेन का, लगभग 100 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं पन्ना में, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास काम नहीं है. सुसाइड ही कर लिया है, आप मार दिए गए. अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे वहां पे काम होता था, मास लेवल पे, जी हीरे की कटाई, छटाई, पॉलिशिंग, सारी कुछ. और चूंकि वॉर की वजह से वो एरिया इतना डिस्टर्ब हो गया, वो सप्लाई चेन इतना कमजोर हो गया कि यहाँ लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है. जी तो आप अंदाजा लगाएं, लगभग कहते हैं कि लगभग 1,500 से 2,000 लोगों ने नौकरी से निकाल दिया गया, और उसमें से करीब 100 के आसपास लोगों ने सुसाइड कर लिया. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक, किस मास लेवल पे हीरे का काम सूरत और मुंबई जैसी जगहों पे होता है. लेकिन अब इसमें एक बड़ी मजेदार कहानी ये है कि सिर्फ डायमंड ट्रेडर्स ही नहीं, जो भी पन्ना में जाता है वो हीरे के पीछे लग जाता है. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एल&टी, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, जी और उनको डैम्स और इस तरह की प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं. पन्ना में उनको 2017 में एक डैम बनाने का ठेका मिला, विच कॉल्ड रुंज डैम. रुंज डैम एक नदी के ऊपर बन रहा था, रुंज नदी के ऊपर. रुंज नदी को रिवर ऑफ डायमंड कहा जाता है, अच्छा क्योंकि जो एक्सप्लोजन, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जी उससे जो पहाड़ का, जिस जिस जगह से वो नदी से वो पानी निकलता था, जी वो बहुत पतली सी धारा साल भर निकलती है, लेकिन उसमें हीरा मिलता है. इट्स कॉल्ड रिवर ऑफ डायमंड. जी अगर मजदूर को दिन भर में काम नहीं मिला तो वो सुबह कुदाल उठाता है और वहां चला जाता है, उसको हो सकता है कि कुछ मिल जाए. जी सो अगर आप 2022-23 के आसपास की बात करेंगे तो लगभग उस नदी में एक साथ 7 से 8 हजार लोग एक्सकेवेशन कर रहे थे. 7 से 8 हजार लोग एक नदी में. एक नदी में, मतलब आपको मतलब लगेगा जैसे मछली मार रहे हैं. अच्छा इट्स नॉट अ डायमंड, अच्छा इट्स लाइक अ फिशिंग. अच्छा इस लेवल पे जिसके हाथ हीरा लग जाए. जिसके हाथ हीरा लग जाए, और जिसके पास भी हीरा हाथ लगता है वो चुपचाप सामान बांध के निकल लेता है. वो दूसरा इंतजार नहीं करता कि मेरे को दूसरा और मिलेगा या और मिल सकता है, क्योंकि द मोमेंट यू गॉट डायमंड यू आर इन अंडर अ थ्रेट. जी यू कैन बी किल्ड और यू कैन बी डिसअपेयर्ड. तो ये अब एल&टी ने क्या किया कि एल&टी को वहां पे ठेका मिला कि आप डैम बनाइए. एल&टी ने एक वहां पे एक प्लांट लगा दिया, जी इलीगल डायमंड्स निकाले. जी इलीगल डायमंड के मतलब नदी पे प्लांट लगा दिया गया इलीगल एक्सकेवेशन के लिए. ये बात जब पेपर में छपी तो डायमंड ऑफिसर ने, माइनिंग ऑफिसर ने वहां पे रेड किया जी और पाया कि 85,000 घन मीटर यानी स्क्वायर मीटर के जो ग्रेवल है जिसमें हीरा पाया जाता है, दैट इज मिसिंग. जी अगर आप उनको ऐसे देखेंगे 85,000 घन मीटर, तो आप एक पहाड़ खड़ा हो जाए, इतना इतना ग्रेवल उन लोगों ने उस नदी से निकाला. और ये बात वहां के लोकल रिपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने लगभग 3 से 4 घन मीटर ग्रेवल में 1 कैरेट मिलता है. तो 85,000 घन मीटर ग्रेवल निकाला गया जी और उसके लिए उन पे फाइन किया गया. शुरू में 12 करोड़ का फाइन किया गया, जी बाद में वो घटा के करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास कर दिया गया. दे हैव नेवर पेड. अच्छा द लेवल ऑफ एरोगेंसी इज दैट दे नेवर पेड. तो और वो डायमंड निकाला गया, निकाल के कहाँ गया? ऑब्वियसली दे कैन नॉट सेल इट इन द लीगल मार्केट Right. बिकॉज़ इट वाज डग इलीगली. तो इसको इलीगल मार्केट में बेचा गया जी और कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए उससे कमाए गए. बट नो वन नोज who is going to investigate, who is going to hold them accountable. So this is how things work in Panna. which is why you're saying it's a great diamond loot बिल्कुल. of the country or of the world rather. जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से हम अफ्रीकन कंट्रीज के या कनाडा या रशिया के डायमंड्स की बात करते हैं, जी उनके इर्द गिर्द डॉक्यूमेंट्रीज बनी, फिल्में बनी. जी आपको अगर एक फिल्म याद हो 2002 के 3 के आसपास एक फिल्म आई, ब्लड डायमंड, which was based on a character named Solomon जी in South Africa who has found a diamond, I think around 50 to 60 carat.
और वो किस तरह से स्ट्रगल किया उसने, और उसको आखिर में एक कैरेक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो जिन्होंने कैरेक्टर वहां प्ले किया है, जी who saved him, who is American, who saved him and brought him to America, and that's how the matter came to light कि वहां से किस तरह से लीगल डायमंड की माइनिंग होती है। लेकिन ऐसे हजारों कहानियां हमारे देश में हैं, जी पन्ना में है, जी जिनके बारे में ना आज तक कोई बात होती है। जी और वो सिंडिकेट इतने पावरफुल है कि वो पन्ना की माइन से वो हीरा बेल्जियम तक पहुंचा देते हैं विदाउट गवर्नमेंट ट्रेस। अच्छा तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इवन आफ्टर 70 और 75 years of independence, no one knows about it. ओके And it may be possible कि सरकार उस पर कुछ करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती है? I don't know, मतलब इतने maybe लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इतने ज़्यादा अवैध कारोबार हो रहे हैं, इतने लोग गायब हो जा रहे हैं, इतना हीरा स्मगल हुआ जा रहा है, फिर सरकार उस पर कुछ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? I think क्योंकि बहुत ही जो सिंडिकेट है वो इतना पावरफुल है और इतना पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है कि वो दे नेवर अलाउ एनीवन कि वो इस सिंडिकेट में घुसे और कुछ नुकसान कर सके। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मुंबई के कुछ व्यापारी लगभग 25 छोटे छोटे हीरो के साथ पुलिस वालों ने पकड़े 2017-18 के आसपास, और उनको अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर एफआईआर लिखी गई कि इलीगल हीरो के साथ मिले। लगभग 5 से 6 लाख के आसपास का वो हीरा था। जी और वो हीरा किससे खरीदा गया था? एक छोटी सी दुकान, घड़ी की दुकान चलाने वाले जी ने। मुंबई में? मैं पन्ना की बात कर अच्छा। रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि पन्ना में हर एक आदमी, चाहे वो मोची हो, जी चाहे वो टेलर हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, मेडिकल स्टोर ओनर हो, कोई भी हो, everyone is directly और indirectly connected to diamond trade. हीरो का शहर। everyone, क्योंकि वहां कोई बिजनेस नहीं है, जी वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है। आबादी कितनी है वहाँ की? कुल पूरे शहर की आबादी अगर आप देखें तो 5-6 किलोमीटर में पूरा शहर निपट जाता है। अच्छा, तो कितने हजार या कितने? नहीं, आप अगर आसपास देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी 2 से 2.5 लाख के आसपास की। अच्छा। और वहां पे बाहरी दुनिया के लिए अगर मैं देखूं तो बाहरी दुनिया के लिए पन्ना एक डिप्राइव्ड, अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे मल न्यूट्रिशन बहुत हाई है, सिलिकोसिस के केसेस हाई हैं, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन का माइग्रेशन बहुत हाई है कि हर 15 मिनट 1 घंटे पे एक बस खुलती है दिल्ली और भोपाल के लिए। आप अंदाजा लगाए इस तरह का हालत है। और दूसरी तरफ फ्लोरिशिंग डायमंड इंडस्ट्री। जी तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। 1992 के आसपास एक आईपीएस ऑफिसर वहां पोस्टेड हुए, उनका नाम था विवेक जौहरी, जी बाद में मध्य प्रदेश के डीजीपी बने जी 2022-23 में। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कैसे जब वो 1992 के आसपास पन्ना पहुंचे तो विद इन 2-3 मंथ्स एक हवलदार उनके पास आया और ये कहते हुए कि सर आपके नाम पे तो यहाँ खदान चल रही है, आपको पता है? अच्छा जी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, अभी तो मुझे 2 महीने आए हुए, मैंने खदान कब खोली? तो उन कहते हैं कि नहीं सर, आप सिर्फ आपके नाम पे नहीं, मैडम के नाम पे भी चल रही है। जी, यानी उनकी वाइफ? नो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा। शी वाज अ लेडी। तो कलेक्टर और एसपी दोनों के नाम पे इलीगल माइनिंग वहां पे चल रही है। किसने चालू कर दी? तो इट वाज वेरी अम्यूजिंग फॉर हिम। उन्होंने कहा कि अच्छा कौन चला रहा है? जी तो बोले कि सर मैं ले चलता हूँ। तो उन्होंने फोन किया कलेक्टर को, मैडम को, कि मैम डू यू नो कि आपके नाम पे हीरे की खदान चल रही है? जी शी वाज एज शॉक्ड एज हिम। जी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, तो भाई आपको चलना पड़ेगा। सो ही वाज पुलिंग हर लेग, और दोनों फिर साथ में जब गए तो दे फाउंड कि ब्रिजपुर इज द सेंटर बेसिकली, जी जहाँ पे हीरे का मोस्टली ट्रेड होता है। तो ब्रिजपुर में 2 बड़ी बड़ी खदानें जहाँ पे जेसीबी टाइप की मशीन्स, हालांकि उस दौरान नहीं थी, लेकिन उस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करके एक्सकवेशन किया जा रहा है। और चूंकि कोई आकर के फिरौती न वसूले, जी कोई आकर डराए नहीं, धमकाए नहीं, इसीलिए एक को कलेक्टर साहब की माइन, एक को एसपी साहब की माइन के नाम से दर्ज कर दिया गया। दबदबा कायम करने के दबदबा कायम करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन द सेम। कोई भी केस जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे कोई भी हरकत नहीं होती। तो मैं आपको एक कहानी सुना था कि कैसे सूरत के लोगों, मुंबई के ट्रेडर्स को 25 टुकड़ियां हीरे मिले और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, एंड विद इन 2 आवर्स, यू कैन नॉट इमेजिन,
विद इन 2 आवर्स दे वर फ्री। जी एक मिडिल मैन गया, जी एफआईआर दर्ज हुई है, हीरा उनके पोजीशन में है, पुलिस के पोजीशन में है, एक मिडिल मैन गया और उसको जाकर के पैसे देकर छुड़ा लाया, बेल ले लिया उसने। अच्छा तो आप अंदाजा लगाएं द इन्फ्लुएंस ऑफ द कार्टेल ऑन द अथॉरिटीज। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, 2019 की कहानी है कि जब ब्रिजपुर एरिया में जी फॉरेस्ट की एक टीम को लगातार शिकायत मिल रही थी कि भाई वहां पे इलीगल एक्सकेवेशन डायमंड रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व के अंदर चल रहा है, और जब वो गए तो उनके साथ फॉरेस्ट रेंजर भी थे, 6 लोग थे, दे वर सराउंडेड बाय आर्म्ड मैन, और उसमें सबको पीटा गया और दे बेयरली सर्वाइव्ड। उसमें से 2 की हालत बहुत ख़राब थी, जिससे मैं बाद में मिला। और यू कैन नॉट इमेजिन कि कोई आर्म्ड मैन उन पे जो फॉरेस्ट एरिया में इलीगली डायमंड निकाल रहा है, अथॉरिटीज गई उनको पकड़ने और उन्होंने उनको ही पीट किया, देयर इज नो एक्शन। अच्छा नो वन वाज होल्ड अकाउंटेबल। किसी पे बहुत ज्यादा, मतलब पुलिस ने एफआईआर 6 घंटे की देरी से किया। जी मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक इन्फ्लुएंस है। तो कौन लोग होते हैं इस कार्टेल का हिस्सा? मतलब कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स हैं, आई मीन पुलिस से मिले जुले हैं? मतलब ये कार्टेल एक्चुअली है क्या? मतलब स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कुछ अंदाजा? दे आर ट्रेडर्स, अच्छा दे आर प्योर ट्रेडर्स। बट इतने हिंसात्मक, इतनी ज़्यादा हिंसा, वायलेंस ट्रेडर्स तो नहीं करते? बिकॉज दे टू कंट्रोल दिस इंटायर कार्टेल, जी जहां पे जरूरत पड़ती है वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हालांकि उनकी कोशिश यही होती है कि फोर्स का इस्तेमाल ना हो, जी लेकिन जब कई बार फॉर एग्जांपल अगर उनको पता चल जाता कि कोई रेड करने जा रहा है तो दे वुड हैव मैनेज्ड, जी लेकिन चूंकि इट वाज अ सीक्रेट प्लान तो वो फिर हो गया। जी सो उसको उन्होंने तुरंत रैप अप कर दिया कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, जी और किसी पे कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। सो ये एक पूरा का पूरा कार्टेल है जो इतना पावरफुल है, जी और इसमें दे टेक सपोर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, दे टेक सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और कैसे करते हैं इनका सपोर्ट? ये बाय फंडिंग देम इन द इलेक्शंस। ओके ये पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं कि आप चुनाव में आप लड़ो, कुछ होगा, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बट यू हैव टू लुक आफ्टर मी। ठीक इसी हिसाब से ऑफिशियल्स के साथ भी, जी कि वो ऑफिशियल्स ने जो बहुत कम लोग हैं। आज अगर हीरा विभाग में आप देखेंगे तो गिनती के 3-4 ही लोग हैं। 2 गार्ड, जो कि 34 पोस्ट है टोटल अप्रूव्ड, उसमें सिर्फ 2 गार्ड है, और 1-2-3 अधिकारी हैं। तो इन 3-4 लोगों के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है, और इतना वैल्यूबल, ना उसको लेके कोई पॉलिसी है, ना उसको लेके कोई फ्रेमवर्क है। और जिस आज के ज़माने में जब सारी की सारी ऑक्शनिंग चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, वो आज भी उसी हिसाब से ऑफलाइन ऑक्शनिंग हो रही है। एंड यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि जो आदमी सरकारी डायमंड का रेट फिक्स करता है, इट्स ओनली वन इन दिस कंट्री। एक ही पूरे देश में एक आदमी है? कुल एक आदमी पूरे देश में, इस 125 करोड़ के देश में एक आदमी है, उसने जो रेट फिक्स कर दिया डायमंड, जी दैट इज द फाइनल। और अगर उसने नहीं किया, अगर उसने जो भी रेट लिख दिया, दैट इज द फाइनल एंड नो वन कैन रेज इट। सो इस तरह की चीजें। तो मैं एक आखिरी सवाल खाली आपसे करूँगा कि डू यू थिंक देयर इज एनी एंड टू दिस? इसका कोई अंत है, या ये इसी तरह का कार्टेल जो है डोमिनेंस, या इस तरह का ये लूट बाजारी रॉबरी डायमंड की कंटिन्यू होगी पन्ना में? कोई हल है इसका? आखिर खाली मेरा एक सवाल। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इट्स वेल नोन कि पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने आपको कुसुम मेहंदले का एग्जांपल दिया कि उन्होंने ये मुद्दा चीफ मिनिस्टर तक रेज किया, बट नथिंग हैपेंड। जी एसपी और कलेक्टर के नाम पे खदानें चल रही हैं, नथिंग हैपेंड। फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड पे हमला होता है, जी नो एक्शन। 25 डायमंड के साथ मुंबई का व्यापारी पकड़ाता है, नो एक्शन। घर के 6 लोग मार दिए जाते हैं, जी उनको लोकल कोर्ट सजा देती है, बाद में हाई कोर्ट से छूट जाते हैं, जी है ना। और रातों रात लोगों का गायब हो जाना हल्की यादव का, देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाले 10-15 सालों में देयर इज नो एंड अनलेस anyone comes up with a strong commitment and the policy कि भाई I have to fix this entire thing। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अगर लगभग
लीगली मैं बात करूं तो लीगली जितना हीरा निकल रहा है उसका लगभग 4 गुना इलीगली निकल रहा है। अगर वो सारे हीरे लीगली निकलते और सप्लाई चेन का पार्ट बन के इंडिया के कॉफर में कितना जमा होता और कैसे इंडिया का नाम जो बाकी कंट्रीज के साथ फ्लोरिश करता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिसी, लैक ऑफ कमिटमेंट, a cartel has grown up who has taken everything under control, or now it is controlling the politicians and the bureaucracy. I don't think in the next 2 decade or 3 decade there is any end of it. बहुत बहुत धन्यवाद ज़ीरो मैन साहब। हम हैरान हैं इस पूरी अजीब सी जो है इस रॉबरी पे, इस लूट पे, इस कार्टेल के जो है पूरी तरह से स्कॉट फ्री जाने पे। जैसा कि ज़ीरो मैन साहब बता रहे हैं कि इन्होंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए कि आज तकरीबन 20-30 सालों में खरबों के जो है हीरे गायब हो गए, स्मगल्ड हो गए, लोग जो हीरो जिनको मिला वो लोग गायब हो गए, पूरा पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया। हमें लगता है कि सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जल्द से जल्द इस कार्टेल को फिनिश करना चाहिए और इस किस्म के ट्रेड को रेगुलराइज करना चाहिए। यानी अगर ये हीरे लेजिटिमेट तरीके से अगर वाकई देश को मिले, उनकी संपत्ति बन जाए, तो हमारे देश की काफ़ी हद तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हम सब इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ज़ीरो मैन साहब के, जिन्होंने अपनी इस जान को ख़तरे में डाल करके ये रिसर्च की है और हम तक ये यहाँ तक पहुँचाई है। थैंक यू वेरी मच। हमारी अगली कहानी में हम आपके साथ मौजूद होंगे एक नए इन्वेस्टिगेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू ज़ीरो मैन साहब। Thank you.